सो हेलो एवरीवन और गुड क्या बोलना है आफ्टरनून। हाँ चलो गुड मॉर्निंग, अभी तो 12 नहीं बजे, ठीक। तो गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग का होगा इस वीक का ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर। और आज क्यों हो रहा है? बिकॉज वीक में एक दिन ब्रेक था। और आज हम लोग दो टॉपिक देखने वाले हैं, काफ़ी बढ़िया टॉपिक। एक तो है जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। और आज काफ़ी जल्दी आपका लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी जल्दी आज आपको छोड़ दिया जाएगा सैटरडे को ध्यान में रखते हुए। जियोमॉर्फोलॉजी और लैंडफॉर्म एंड द रेवोल्यूशन। एंड द रेवोल्यूशन हटा देना चाहिए, बिकॉज उनका एवोल्यूशन किस तरह से क्या कैसे उतना डीप में हमें नहीं पढ़ना है फॉर एस एग्जाम। बट हाँ, लैंडफॉर्म पे जो क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिक से, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए फिर। गुड मॉर्निंग सभी को। गौतम, विशाल, तान्या, कृतिका, श्रुति, अनिल, निशांत, मानसी, भरत आएंगे सर। अब सेलिब्रिटी हो गए हैं ना तो लेट ही आएंगे। अच्छा, ये कब हुआ? पानी पानी हो गया नागपुर। अच्छा, बारिश हो रही है क्या? आज इक्विनॉक्स है सर। ओ हो, क्या चीज़ बोली है। बिल्कुल, कृतिका जी ने सही याद दिलाया। आज हम लोग का इक्विनॉक्स है कि नहीं? आज पूरे धरती पे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होगी। और आज इक्वालिटी को प्रमोट करने का काफ़ी अच्छा दिन है। और दूसरी कौन सी डेट है ज़रा बताइए? एक तो 23 सितंबर होगा, और दूसरी हम लोगों ने कौन सी डेट पढ़ी थी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के साथ, ठीक है। देख लो इसको पहले ढंग से, क्योंकि यार काफ़ी मेहनत से लगा है ठीक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंडफॉर्म्स। तो पहला टॉपिक है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी दूसरी डेट है 21 मार्च। बिल्कुल, आप टेलीग्राम पे नहीं होंगे गौतम टेलीग्राम पे हैं तो, लेकिन सूर्यवंशम में जो अमिताभ बच्चन का वो जो फादर नहीं था, जिस तरह से रहता है उसी तरह से रहना पड़ता है टेलीग्राम पे। तो जियोमॉर्फोलॉजी, वो ये भू आकृतिक प्रक्रियाएं बोलते हैं इनको, जियोमॉर्फिक या फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जियोमॉर्फोलॉजी में जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। होता क्या है जियोमॉर्फिक प्रोसेस? होता है ये चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अर्थ। चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अर्थ मतलब है कि जमीन में कोई भी चेंज हो रहा है वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहलाएगा। आपने देखा कि एक समतल ज़मीन थी, वहाँ पे कुछ मिट्टी इकट्ठा हो गई। मिट्टी इकट्ठा दो प्रकार की जैसे हो सकती है। किसी ने मिट्टी ला के वहाँ डाल दी, मतलब किसी इंसान ने ला के डाल दी। दूसरा है कि हवा चली और हवा से मिट्टी वहाँ पे मिट्टी का जमाव हो गया। तो जो भी नेचुरल तरीके से अर्थ में चेंजेस हो रहे हैं उनको बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। चेंज दो तरह का हो सकता है, या तो लैंड कुछ बिल्ड हो रही हो, एलिवेट हो रही हो। जैसे कि आपके जीवन में दो तरह के चेंज हो सकते हैं। आपके जीवन में दो तरह के चेंज हो सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी में दो तरह के चेंज हो सकते हैं। या तो आप डेली कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं और उससे आपकी पर्सनालिटी ग्रो कर रही है, ग्रूम कर रही है। दूसरा ये है कि आप दिन भर रील में लगे रहते हैं और आपकी पर्सनालिटी जो है धीरे धीरे आपका नॉलेज बेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दो ही चीज़ हो सकती है। वैसे अर्थ में भी दो ही चीज़ हो सकती है, या तो वो बिल्ड हो रही है, एलिवेट हो रही है, या फिर वो क्या हो रही है, उसका पतन हो रहा है, यानी कि उसका इरोजन हो रहा है। दो ही हो सकते हैं। अब जो हमारी लैंड बिल्ड होती है, एलिवेट होती है, उन फोर्सेस को बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस, और जिसकी वजह से हमारी उन फोर्सेस की वजह से एक सेकंड रुकना ओडोमॉस लगा लेते हैं, क्योंकि एक मच्छर मुझे अभी दिखा यहाँ पे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो जो मच्छर है वो फीमेल एनोफिलीज या फिर फीमेल एडीज एजिप्टी हो। अगर वो हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, मेरे लिए भी और तुम लोगों के लिए भी। मच्छरों का इस समय कुछ ज़्यादा रहता है। सब कुछ कर लिया, ठीक है, बट एक दो कोई आ ही जाता है अंदर चलो, तो इरोजन की वजह, इरोजन जो होता है वो हमारा होता है
एक्सोजेनिक प्रोसेस की वजह से, ठीक है, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस की वजह से। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं एंडोजेनिक को अंतर्जात और एक्सोजेनिक को बोलते हैं बहिर्जात। अब मुझ इससे अंतर्जात और बहिर्जात से मुझे कुछ और याद आ रहा है, आँख दिखाता है। खैर, तो एंडोजेनिक जो फोर्सेस होते हैं ये क्या करते हैं? लैंड को बिल्ड करते हैं फिर एलिवेट करते हैं। एक्सोजेनिक क्या करते हैं? लैंड को धीरे धीरे डिग्रेड करते हैं, उसका इरोजन करते हैं, उसका क्या कर रहे हैं? क्षरण कर रहे हैं अगर हम बोलें तो, ठीक। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक केस मैंने लिया हिमालय का, ठीक है, हिमालय का मैंने एक केस लिया। एक केस मैंने लिया अरावलीज का, ठीक है, अरावलीज का, ठीक। ये देखो वो टॉपिक्स हैं जो हमने कल भी किया, आज भी किया, कि पता नहीं चलता क्वेश्चन आता कहाँ से, बट वो इन टॉपिक से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो एक केस मैंने लिया हिमालयाज़ का और दूसरा मैंने लिया अरावलीज का। हिमालय में आपसे बोल रहा हूँ कि इनकी जो हाइट है वो बढ़ रही है, इट इज़ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। और अरावली की मैं बोल रहा हूँ इट इज़ कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग। मुझे बताइए हिमालय में कि अरावली में किस में एंडोजेनिक लग रहा होगा, किस में एक्सोजेनिक लग रहा होगा? बताइए। हिमालय और अरावली में किस में एंडोजेनिक लग रहा होगा, किस में एक्सोजेनिक लग रहा होगा? आपका आंसर आएगा सर हिमालय में एंडोजेनिक लग रहा है, अरावली में एक्सोजेनिक लग रहा है। मैं बोलूँगा उत्तर गलत है। क्यों? हिमालय अरावली में दोनों में एंडोजेनिक भी लग रहा है, एक्सोजेनिक भी लग रहा है। बस बात इतनी है कि यहाँ पे जो एंडोजेनिक है वो ज़्यादा लग रहा है एक्सोजेनिक के कंपैरिजन में, यहाँ पे अरावलीज में एक्सोजेनिक ज़्यादा लग रहा है एंडोजेनिक के कंपैरिजन में। अब ये एंडोजेनिक एक्सोजेनिक कैसे क्या होते हैं, कहाँ से क्या क्या होती है चीज़? तो एंडोजेनिक अगर फोर्सेस की अगर बात करें, एंडोजेनिक जिनको अंतर्जात बल बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस, ये जो हमारी प्लेट्स मूव करती है ना, हम लोग अभी ये सारा कुछ पिछले 2 लेक्चर से ही रोज कर रहे हैं ना, कि हमारी प्लेट्स लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं। और कमेंट में जल्दी से बताइए उनको मूव करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो वो जो मूव करती हैं, जो हमारी प्लेट्स हैं, उसकी वजह से जो हमारे एक तरह से फोर्स इमानेट होते हैं, उसकी वजह से जो हमारे अर्थ रिलीफ में चेंजेस आते हैं। और जब भी मैं रिलीफ फीचर्स बोलता हूँ ज्योग्राफी में, दैट मीन जो हमारे अर्थ में जो माउंटेन प्लेट्यूज ये सब जो होते हैं उनको रिलीफ फीचर्स बोला जाता है, ठीक है। तो एंडोजेनिक क्या है कि अंदर अंदर प्लेट का मूवमेंट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 प्लेट आपस में आई, टकराई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, तो यहाँ पे हमें एक माउंटेन बन जाएगा, यहाँ पे एक माउंटेन बन जाएगा। जैसे जो हमारे हिमालय है, अब इसका फॉर्मेशन पढ़ा नहीं हमने, लेकिन ऐसे ही हुआ कि 2 प्लेट आई और वो मिल गई आपस में, एक ऊपर चढ़ गई, हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। तो पहले हिमालय नहीं था, लेकिन अब हिमालय दिख रहा है। अब हिमालय दिख रहा है डजन मीन कि एकदम से सभी लोग एक दिन बैठे थे और देखो अरे देखो वो हिमालय बन गया, हमने तो देखा ही नहीं था पहले, ऐसे नहीं हुआ, ठीक है। इस धीरे 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 धीरे, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये जो हिमालय हमारा ग्रो कर रहा है, वेरी फ्यू सेंटीमीटर्स इन अ ईयर ग्रो कर रहा है। तो ये हमें अगर सब्सटैंशियल चेंजेस देखने को मिलेंगे तो वो उसके लिए हमें लाखों साल इंतजार करना पड़ेगा। लाखों साल में हमें दिखेगा अच्छा इतना चेंज हुआ है, ठीक है। तो एक दिन में चेंजेस नहीं हुए हैं, आज से लाखों साल बाद हो सकता है हिमालय और बहुत ऊंचा हो इससे, और अरावली का हो सकता है नामो निशान ही मिट गया हो, ठीक। तो एक दिन में पहली बात तो चेंजेस नहीं होते, धीरे 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 जो हमारा प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, कल देखे थे 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से एक हमारी प्लेट चल रही थी, वो आर्कटिक वाली, जिसका सबसे स्लोएस्ट मूवमेंट था, ठीक है। तो समझ सकते हो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर में क्या ही दिखाई पड़ेगा हमें, ठीक है। तो क्योंकि जो ज्योग्राफी में जो चीज़ें होती है बहुत सालों में, वहाँ पे मिलियंस में हम बात करते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में, क्लियर। तो एंडोजेनिक फोर्सेस इस तरह से आपके चलते हैं, और इसके लिए जो एनर्जी मिलती है एंडोजेनिक फोर्सेस को, वो कहाँ से मिलती है? वो हम लोगों ने देखा था रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके हो गया हमारा, और प्रीमॉर्डियल हीट, जो पहले से हीट मौजूद थी, प्रीमॉर्डियल हीट, क्लियर। इसकी वजह से अब होता कि आपको हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट होती हैं वो एस्ट्रोनोस्फेयर के ऊपर स्लाइड कर रही हैं। यहाँ पे कन्वेक्शन सेल डेवलप होते हैं। कन्वेक्शन सेल क्यों डेवलप होते हैं? बिकॉज यहाँ पे क्रिएट होते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट। जियोथर्मल ग्रेडियंट, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। एक तरह से जियोथर्मल ग्रेडियंट क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर, यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो यहाँ टेम्परेचर ऊपर जाएगा। आपको पता है ना, जैसे कि जहाँ प्रेशर डिफरेंस होता है तो विंड चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, या फिर कोई चीज़ बायोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो इसी वजह से यहाँ कन्वेक्शन सेल डेवलप होती हैं, उसकी वजह से प्लेट मूव करती हैं, तो ये एंडोजेनिक फोर्सेस क्रिएट होते हैं, और फोर्स क्रिएट होते हैं उसकी वजह से हमारे चेंजेस होते हैं अर्थ सरफेस में, उसको बोल देते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे एंडोजेनिक चेंजेस, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से चेंजेस आते हैं, उनको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं, 2 कैटेगरी में रखते हैं। एक को बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म,
डायस्ट्रोफिज्म ही समझ लो, दो तरह के होते हैं, एक तो होता है डायस्ट्रोफिज्म और एक होता है वोल्केनो। वोल्केनो को अलग रखते हैं, क्यों रखते हैं ऐसे समझो, ये कन्वेक्शन सेल डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव डिके और प्रीमोर्डियल हीट और ये जो हमारा जियोथर्मल ग्रेडियंट है उसकी वजह से प्लेट मूव कर रही हैं, प्लेट मूव कर रही हैं। तो जैसे मान लो आपस में मिल गई, टकरा गई, चढ़ गई, दूर चली गई, ये सब हो रहा है, ठीक। दूसरा केस है कि यहाँ पे अर्थ में क्रैक है, उसकी वजह से लावा बाहर निकल आया, वो होता है वोल्केनो। और डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है, डायस्ट्रोफिज्म भी डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। डायस्ट्रोफिज्म होता क्या आप समझ गया ना, इसके मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस दैट मूव और एलिवेट और build up the portions of earth, the portions of earth, मूव कर दिया, बिल्ड कर दिया, ये सब डायस्ट्रोफिज्म कहलाता है। इसमें हमारे डिफरेंट तरह के प्रोसेस आ जाते हैं, जैसे ओरोजेनिक हो गए। ओरोजेनिक क्या होते हैं, ओरो वर्ड जहाँ दिखने को मिल जाए उसका मतलब माउंटेन होता है, पर्वत होता है। जब हम लोग रेनफॉल पढ़ेंगे ना तो वहाँ देखेंगे एक टाइप ऑफ रेनफॉल होती है ओरोजेनिक रेनफॉल, मतलब जो माउंटेन की वजह से जो रेनफॉल होती है उसको ओरोजेनिक रेनफॉल बोलते हैं। तो ओरोजेनिक चेंजेस है, ओरोजेनिक प्रोसेस वो हो गया जिससे कि हमारे माउंटेन बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है। माउंटेन अगर बिल्ड हो रहा है तो ओरोजेनिक उसको प्रोसेस बोलेंगे। माउंटेन के अलावा कोई चेंज देखने को मिल रहा है तो उसको एपीरोजेनिक बोलेंगे। जैसे मान लो कि कोई प्लेट्यू बन गया, पठार बन गया, तो उसको हम बोलेंगे, या फिर कोई और चेंज हो गया तो उसको एपीरोजेनिक प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। इसके मतलब माउंटेन बिल्ड होने के अलावा अगर कोई अर्थ में चेंज मिल रहा है जो बिल्ड अप हो रहा है, कुछ चेंज का मतलब क्या, यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्सेस के वजह से चेंज पड़ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे चीज़ बिल्ड हो रही होगी। डायस्ट्रोफिज्म का मतलब ही वही चीज़ है, ठीक है। डायस्ट्रोफिज्म का हिंदी में मतलब होता है पटल विरूपण, ठीक है। यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इट इज़ कॉल्ड एज पटल विरूपण। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बोलते रहते हैं सर आप वो नहीं बताते, लेकिन आई होप यहाँ पे आप फील ले पा रहे हैं मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। चीज़ बिल्ड हो रही है, ऊपर उठ रही है, ठीक है। तीसरा टाइप हो गया जैसे कि कुछ बिल्ड नहीं हो रहा है बट वहाँ पे हो क्या रहा है, मूव हो रहा है। यहाँ पे एलिवेट हुआ, बिल्डअप हुआ, ओरोजेनिक का पूरी पीरोजेनिक में। अर्थक्वेक में क्या होता है, मूव, शेकिंग होती है अर्थ की, ठीक है। अर्थक्वेक में क्या होती है, शेकिंग होती है अर्थ की। और अर्थक्वेक हम सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट का जो मूवमेंट हो गया वो, ये सारे डायस्ट्रोफिज्म के अंदर आएंगे। वोल्केनो आप पता है, वोल्केनो अंदर से मैग्मा निकलने के बाहर के प्रोसेस को वोल्केनिज्म बोला जाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर। यस सर, ओके। क्लियर, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एंडोजेनिक खत्म हो गया, अब हम करेंगे एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक क्या होते हैं, ठीक है। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस यानी कि जो बाहर, मतलब बाहर वाले जो जात वाले फोर्सेस हैं उनको, ठीक है, वो पढ़ेंगे। एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होते हैं, जो बाहर लगते हैं। बाहर कौन से फोर्सेस लगते होंगे, अंदर तो समझ आ गया कि प्लेट मूव कर रही है, उसकी वजह से माउंटेन बिल्ड हो रहा है या फिर कुछ और बिल्ड हो रहा है, ठीक है, प्लेट मूव कर रही है, डायस्ट्रोफिज्म उसको बोलते हैं। एक्सोजेनिक क्या हो गया, एक्सोजेनिक हो गए हवा चली, अभी बोला था ना हवा चली और कहीं इकट्ठा हो गया कुछ, या गड्ढा हो गया कहीं पे, या फिर मान लेते हैं कि रिवर है, रिवर ने कुछ तोड़ फोड़, ये इसका एक्सोजेनिक, जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से, एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से। और ये जो फोर्सेस है ना हमेशा चीज़ों को तोड़ने का काम करते हैं, तोड़ते हैं ये, यानी कि वियरिंग और टीयरिंग करते हैं, यानी कि ये करते हैं ग्रेडेशन, ये हमेशा करते हैं ग्रेडेशन। व्हाट इज़ ग्रेडेशन, वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ फीचर, यानी एंडोजेनिक ने जो बना के तैयार किया उसको तोड़ने का काम करते हैं ये। सोचो एक्सोजेनिक अगर ना हो तो चीज़ें बढ़ती जाएँ बढ़ती जाएँ बढ़ती जाएँ बढ़ती जाएँ। सोचो अगर एंडोजेनिक ना हो, सिर्फ एक्सोजेनिक हो तो पूरा सपाट कर देंगे सब कुछ, है ना। लेकिन दोनों काम करते हैं, हर जगह दोनों काम करते हैं। इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि वहाँ पे चीज़ें बिल्डअप ज़्यादा होंगी या फिर वियर डाउन ज़्यादा होंगी। वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ फीचर्स ऑफ अर्थ, रिलीफ फीचर्स ऑफ अर्थ,
क्लियर। और इनको कलेक्टिवली जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, उनको हम डेन्यूडेशन बोल देते हैं, डेन्यूडेशन बोल देते हैं। जैसे कि एंडोजेनिक वालों को डाइस्ट्रॉफिज्म बोल दिया था, एक्सोजेनिक वालों को डेन्यूडेशन बोल देते हैं, डेन्यूडेशन, यानी कि उनका हो गया ग्रेडेशन। ऐसे याद करो, उनका हो गया ग्रेडेशन। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि एक्सोजेनिक एजेंट्स का कुछ नाम देख लेते हैं। एक्सोजेनिक एजेंट मतलब वो एजेंट जो इन एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को करवा रहे हैं, चीज़ों को तोड़ रहे हैं, वो कौन है? वो है रनिंग वाटर, दौड़ता हुआ पानी। वो क्या कर रहा है? वो पहाड़ों में घाटियाँ बना रहा है, पहाड़ों की जो चट्टानें हैं उनको तोड़ के आगे बढ़ रहा है। हो गया ना, ग्रेडेशन कर रहा है ना, तो ये एजेंट हुआ, इसको बोलेंगे ये एक एक्सोजेनिक एजेंट है। विंड हो गई, हवा चल रही है, हवा की वजह से काफ़ी चेंजेस होते हैं, हवा भी आपकी ग्रेडेशन करती है, तो वो ये एक एजेंट हो गया। सी वेव्स हो गई, ग्राउंड वाटर हो गया। सर ग्राउंड वाटर समझे नहीं, समझ जाओगे, लैंड फॉर्म वाला भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वहाँ ये दोनों समझ जाओगे, वेव और ग्राउंड वाटर कैसे ये डिग्रेडेशन करती हैं, ठीक है, वो आप समझ जाओगे। वेव करेंट्स हो गए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके आएंगे एक्सोजेनिक एजेंट्स में, ठीक। अब ये जो एक्सोजेनिक एजेंट्स होते हैं, ये जो डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस होते हैं, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। वेदरिंग को बोलते हैं हिंदी में अपक्षय, मतलब बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा वेदरिंग में, अभी देखना तुम, ठीक है, बहुत एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा। वेदरिंग अपक्षय हो गया, मास मूवमेंट मतलब मूवमेंट हो रहा है, इरोजन ट्रांसपोर्टेशन। आपने हो सकता है पहले ये टर्म सुने, वेदरिंग, इरोजन, इनमें डिफरेंस क्या होता है? किसी को पता है यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है वेदरिंग, इरोजन? अभी बताते हैं डिफरेंस क्या होता है। देखो, एक चट्टान है, ये एक चट्टान है, ये खूब बड़ी सी, ठीक। इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि मान लेते हैं बहुत जोर, और एक चीज़, ये जितने भी एक्सोजेनिक फोर्सेस है ना, ये जितने भी एक्सोजेनिक एजेंट्स है ना, इनके पीछे एक बंदा है, वो बंदे का नाम सूरज है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि इस चीज़ को नोट करना वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एक्सोजेनिक प्रोसेसेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस इज सन। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे था ये प्रीमॉर्डियल हीट और रेडियो एक्टिविटी के, कहाँ गया ये रेडियो एक्टिविटी और प्रीमॉर्डियल हीट, जिसकी वजह से प्लेट मूव कर रही थी अंदर 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 अंदर। यहाँ ये सन की वजह से हो रहा है, सन की वजह से हो रहा है, हाँ सूरज की वजह से। हवा चलती है सूरज की वजह से, बिल्कुल जैसे बताया भी होगा शायद मैंने, पता नहीं बताया कि नहीं बताया। विंड चलती है क्यों? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है, दाब का डिफरेंस होता है हमेशा। जो हवा चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जैसे मान लेते हैं ये एक ज़मीन है, इसका हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत जोर की धूप पड़ रही है, इस वाले एरिया में रिलेटिव लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलने लगेगी। तो विंड किसकी वजह से चली? सन की वजह से चली ना। रिवर वाटर, ये जो वाटर है, बारिश वारिश हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? सन की वजह से, क्योंकि वो हीट कर रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, इन सब की वजह से हो रहा है। तो अगर हम एक चीज़ देखें तो सभी के लिए, अब जैसे मान लो वेव्स हैं, तो वेव हमारी क्या होती है? टाइडल वेव होती हैं। अब भाई वेव दो तरह की हो सकती हैं जो समुद्र में चलती हैं, तो टाइड हो सकती हैं जो कि पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। पीरियोडिक का मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में हमें पता है कि अब आने वाली हाई टाइड, अब आने वाली है लो टाइड, तो हमें पता है कि दिन में भाई 2 बार टाइड आती है। टाइड क्यों आती है? क्यों आती है टाइड? क्यों चलती है पवन? टाइड इस वजह से आती है बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। सन है ना ग्रेविटेशनल पुल। और वेव एक और तरह की हो सकती है, जैसे कि हवा की वजह से बस वेव चल रही है, हवा की वजह से। तो हवा भी किस लिए चल रही है? सन की वजह से चल रही है। तो हर चीज़ का एक्सोजेनिक प्रोसेस में देखें तो अल्टीमेटली सोर्स निकल के आता है, वो सूरज है, सन है, ठीक। अब मान लेते हैं यहाँ पे बहुत जोर का धूप पड़ रही है, ठीक है, रात को बहुत जोर की ठंडी पड़ी, गरम ठंडा बेचारा टूट गया वहीं पे, टूट गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कुछ चूहे और ये केकड़े वेकड़े थे, उन्होंने रॉक को तोड़ दिया, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं लगातार। या फिर यहाँ पे एक पेड़ ग्रो किया, जैसे यहाँ पे इस चट्टान में पेड़ ग्रो किया, उसके रूट अंदर अंदर जा रही हैं, उखाड़ दिया उस रॉक को, टूट गई रॉक, टूट के वहीं बैठी हुई है। मास मूवमेंट, ठीक है, तो ये हुआ, ठीक है। अब क्या होगा? ये गिर जाएगा। क्यों जाएगा? ग्रेविटी है ना, इसलिए गिर जाएगा। मास मूवमेंट। जो टूटा वेदरिंग, जो गिर गया मास मूवमेंट। यहाँ से रिवर आ रही होगी, बोलेगी चलो तुम्हें घुमा के लाते हैं, इरोजन। समझ गए आप तीनों चीज़ें समझ गए ना। अब मैं इनके डेफिनेशन और डेफिनेशन सब लिख देते हैं आपको आपके सामने। वेदरिंग जिसको कि हिंदी में बोलते हैं
अब 6 क्या होता है ये होता है एक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन द अर्थ मटेरियल, ठीक है। एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटीरियल्स। ये एक तरह का इट इज़ अ इन सितु प्रोसेस। इन सितु प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ऑन साइट प्रोसेस होता है, मतलब कि जहाँ है वहीं पे टूट गया, मूव नहीं किया, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, इरोजन लेके गया, यानी कि ये है एक एक्स सितु प्रोसेस। वेदरिंग डिफरेंट तरह की हो सकती है। वेदरिंग के टाइप्स अगर बात करें, टाइप्स ऑफ वेदरिंग, तो ये डिफरेंट तरह की हो सकती है। वेदरिंग डिफरेंट कारणों की वजह से हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ऐसे मैंने बोला जैसे कि उसमें पानी घुस गया, जैसे ये रॉक थी उसमें पानी घुस गया और उसमें मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिएक्ट किया और उसको उसने पत्थर को तोड़ दिया। केमिकल वेदरिंग, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी केमिकल वेदरिंग। मान लेते हैं कि बहुत प्रेशर पड़ा उस पर, बहुत, जैसे कि मान लेते हैं ये बहुत भारी सी रॉक है। अब ये क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा तो अंडरलाइंग जो रॉक है वो टूट गई। फिजिकल वेदरिंग, इसी को ही मैकेनिकल वेदरिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मैकेनिकल वेदरिंग। मान लेते हैं ये रॉडेंट वगैरह चूहे और ये सब टर्माइट हो गए, अर्थवॉर्म हो गए, इन्होंने तोड़ डाला। बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्लियर है? ठीक है। इसी का एक इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ वेदरिंग में अगर बात करें तो एक होता है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन, सर ये क्या चीज़ होती है? एक्सफोलिएशन। ब्यूटी पार्लर तुम लोगों में से कोई गया है यहाँ पे? कब लड़कियाँ तो गई होंगी, तो वो बताइए ज़रा, ठीक है। ऐसा मतलब मैंने टर्म सुना है कि ब्यूटी पार्लर्स में कुछ ऐसा एक्सफोलिएशन टाइप होता है, मतलब कि ये चेहरे का मतलब कुछ ऐसा क्रीम वगैरह लगाएंगे और ऊपरी लेयर हटा देंगे तो फिर आप एकदम चमकता हुआ चेहरा निकलेगा, है ना। वैसे जो हमारी रॉक होती है ना, उसका अगर बहुत धूप पड़ रही है, उसमें बहुत कुछ हो रहा है, ओवरलाइंग प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से ऊपर का जो पूरा लेयर ऑफ रॉक है वो टूट गया, हट गया, यानी कि ऊपर की लेयर हट गई, उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। वो किसकी वजह से हुआ? वेदरिंग की वजह से। तो वेदरिंग का एक इफेक्ट है एक्सफोलिएशन, ठीक। मास मूवमेंट पढ़ लेते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ मास मूवमेंट। तो यहाँ पे वेदरिंग किस वजह से हो रही थी? ग्रेविटेशनल मॉलिक्यूलर स्ट्रेस लग रहा था या फिर केमिकल एक्शन की वजह से? ड्राइविंग फोर्स क्या था? मास मूवमेंट में ड्राइविंग फोर्स क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज टूट के बैठ गया वहाँ पे वेदरिंग की वजह से। अब गिरेगा किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो जो मास मूवमेंट है, यानी कि जो वेदरिंग की वजह से जो टूटा, जो मूव करेगा, उसको बोलेंगे मास मूवमेंट में। दो तरह के हो सकते हैं, या तो बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट हो रहा है तो फास्ट मास मूवमेंट, और बहुत ही आराम से मूवमेंट हो रहा है तो स्लो मास मूवमेंट, ठीक। अब मास मूवमेंट होता किसकी वजह से है? वेदरिंग की वजह से नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मास इसलिए ग्रेविटी लग रही है क्योंकि वेदरिंग ने तो एक एड कर दिया। वेदरिंग ध्यान रखना, वेदरिंग इज नॉट अ प्री रेक्विजिट फॉर मास मूवमेंट। ऐसा नहीं है कि अब मास मूवमेंट तभी होगा जब वेदरिंग होगी। वेदरिंग एड कर देती है, इट एड्स द मास मूवमेंट, यानी टूट गई है इसलिए अब उसका गिरना आसान हो जाएगा, तो एड कर रहा है। ग्रेविटी इसी तरह से मेन फोर्स होता है मास मूवमेंट के पीछे, बहुत तेजी के साथ हो रहा है। आपने कभी लैंडस्लाइड देखी है? आपने कभी एवलांश को गिरते हुए देखा है? जो कहाँ पे गिरता है एवलांश? जो हमारे बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पे जो बर्फ़ का पूरा टुकड़ा गिराता है, दैट इज़ कॉल्ड एवलांश। बहुत भयंकर होता है। मतलब हमारे काफ़ी सारे जवान जो हैं, जो ऐसे हिमालयाज़ में पोस्टेड हैं, खासकर आईटीबीपी का और जो सियाचिन ग्लेशियर के पास, तो उन लोगों को बहुत खतरा रहता है और काफ़ी हमारे शहीद भी हो चुके हैं इसी एवलांश की वजह से। ऊपर से ऐसे गिरता है, और एवलांश की खासियत ये होती है कि जैसे ऊपर से गिरता है ना तो छोटा होकर गिरता है, और इसमें ये मतलब और बड़ा होता जाता है और बड़ा होता जाता है, क्योंकि ये और मतलब बर्फ़ को लपेटता जाता है। दैट इज़ कॉल्ड अ स्नोबॉल इफेक्ट, ठीक है। तो लैंडस्लाइड हो गया, एवलांश हो गया, है ना। अर्थ फ्लो हो गया, ये टाइप्स होते हैं इसके। अर्थ फ्लो हो गया, मड फ्लो हो गया। मड फ्लो होता क्या ना, अर्थ फ्लो मड फ्लो तब होता है जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। जैसे मैं आपको इमेजिन करना, ठीक है, इमेजिन करना जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ठीक है, एक पर्टिकुलर इलाके में, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो एकदम से क्या होगा, यहाँ पे बारिश की वजह से पूरा मलबा यहाँ पे आके लोअर डाउन द हिल में आ जाएगा,
एकदम से पूरा मलबा आ जाएगा बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से, बहुत तेज़ी से आया ना, तो अर्थ फ्लो मड फ्लो उसी को बोलते हैं। एकदम से आया। स्लो मास मूवमेंट में अगर बात करेंगे, क्रीप, नाम में ये क्रीप, आपने कभी देखा है कि एक जो पोल था, पोल खंबा, धीरे पता नहीं चला कब वो टेढ़ा हो गया। क्यों टेढ़ा हो गया? क्यों टेढ़ा हो गया वो? काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली क्या कारण होता है इसे, कि धीरे 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 सॉइल क्रीप कर रही है, धीरे धीरे मूव कर रही है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट यानी स्लोप नहीं है, तो वो धीरे धीरे टिल्टेड हो गया, क्रीप। ऐसे ही आपका एक होता है सॉलिफ्लेक्शन, जहाँ पे धीरे 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 मूवमेंट होता है। ये हो गया आपका मास मूवमेंट। और अगर बात करें इरोजन की, तो इरोजन, इसको हमें कुछ ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इरोजन का मतलब होता है इरोजनल एजेंट। इरोजनल एजेंट होते हैं हमारे एजेंट, जैसे कि विंड हो गया, रनिंग वाटर हो गया, ये सब बोलेंगे, चलो हम तुम्हें लेके चलते हैं, ये होते हैं इरोजन। तो वेदरिंग इन सितु प्रोसेस हो गया, और ये दोनों एक्स सितु प्रोसेस हो गया, बिकॉज इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वेदरिंग में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, टूट के वहीं बैठ गया वो, ठीक है, इसमें मूवमेंट हो रहा है। और ये हमारा जियोमॉर्फोलॉजी वाला यहाँ पे खत्म होता है, और अब हम स्टार्ट करेंगे लैंडफॉर्म। पहले ये बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं? घोटाला हुआ, अच्छा। डेड स्किन हटाने के लिए कराते हैं एक्सफोलिएशन, अच्छा, डेड स्किन हटाने के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा, पता नहीं था। खिला के आइसक्रीम, गोरा मुखड़ा एक धोखा, अच्छा हाँ पता, तो यही सब चलेगा अब, है ना, कुछ भी पूछो बस यही सब चलता है। सर रिलीफ फीचर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिलीफ देते हैं ये। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? मैं तो टूट गया, क्यों भाई? मतलब कैसे कैसे डाउट पूछते तुम लोग हैं। कुछ अपना अलग लगे हुए, मैं टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। सॉलिफ्लेक्शन क्या होता है? सॉलिफ्लेक्शन है वही सिंपल ग्रेजुअल मूवमेंट होता है, धीरे धीरे मूवमेंट होता है ना, जो जैसे बारिश हुई, ठीक है, ज़मीन गीली हो गई, धीरे धीरे जो मूवमेंट हो रहा है किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर, तो उसको हम बोल देते हैं सॉलिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या किसी मटेरियल के ऊपर नहीं हो रहा क्रीप में, सॉलिफ्लेक्शन में क्या किसी मटेरियल के ऊपर हो रहा है। अब इतना डीप में आपको जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप कि उसमें पूछेगा तो ज़्यादा यही पूछेगा, ठीक है। अब ये समझ लो कि ऐसे जब CDS के लिए पढ़ाता हूँ तो ये पूरा एक अलग से लगता है, मतलब पूरा एक लग जाता है, पूरा एक लेक्चर आराम से लग जाता है इसमें, पूरा जियोमॉर्फोलॉजी में। और लैंड फॉर्म में 2 लेक्चर लगते हैं। अब यहाँ पे एक ही लेक्चर में दोनों ख़त्म कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उतनी ज़्यादा नीड नहीं है। अब मैं पढ़ाने के तो पूरा पढ़ा दूँ, लपेटता रहूँ, मैं आपको लपेटता रहूँ। CDS से पढ़ाता हूँ, यहाँ पे पढ़ा दूँ, लेकिन फिर मेरा काम क्या हुआ यहाँ पे बैठ के, ठीक है। लैंड फॉर्म्स, मेरा काम तो यही बनता है ना कि जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं PYQs हैं उनको एनालाइज करके सिर्फ उतना ही देना जितने की नीड है। तो लैंड फॉर्म्स पे आते हैं। खैर, व्हाट आर लैंड फॉर्म्स? लैंड फॉर्म क्या है? तो जो फॉर्म्स बनते हैं, जो रिलीफ फीचर्स बनते हैं, यहाँ पे हो गया वेदरिंग, हो गया मास मूवमेंट, हो गया इरोजन, हो गया, ठीक है, टूट गई चीज़ें, गिर गई चीज़ें, अब इकट्ठा हो गई चीज़ें, ठीक है। तो टूटने की वजह से कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट हुए होंगे, डिपॉजिट होने की वजह से कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट हुए होंगे, उनको लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। लैंडफॉर्म्स 2 तरह के होते हैं, एक इरोजनल होता है लैंडफॉर्म, एक इरोजनल होता है, और एक डिपोजिशनल होता है। डिपोजिशनल होता है एक जो कटाव की वजह से बनता है, यानी कि वेदरिंग और इन सब की वजह से, और एक जो डिपोजिशन यानी कि जमाव की वजह से बनता है। सिंपल। यहाँ पढ़ेंगे रिवर कौन कौन से लैंडफॉर्म क्रिएट कर रही है, ग्लेशियर कौन कौन से क्रिएट कर रही है, ग्राउंड वाटर कौन से क्रिएट कर रही है, सी वेव और विंड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवर वाटर कौन सी लैंडफॉर्म्स को क्रिएट कर रही है। अब जो रिवर होता है ना, रिवर का जो पूरा कोर्स है, कोर्स का मतलब होता है बैच नहीं, कोर्स का मतलब होता है उसका पूरा रास्ता। तो उस पूरे रास्ते को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, या फिर उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकता हूँ। रिवर यहाँ से निकलती ग्लेशियर से, मान लो ये हमारी गंगा नदी है, ठीक है, ऐसे 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 निकली, ठीक है। अभी क्योंकि ये माउंटेन्स के बीच में चल रही है, माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट होता है, स्लोप होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड होगी इसकी, यानी कि हम लोग की स्पीड कब ज़्यादा होती है? हमारी यूथफुल जवानी में, है कि नहीं? तो ऐसे ही जो रिवर होता है वो भी यूथफुल स्टेज में काफ़ी जोर का, मतलब काफ़ी स्पीड में चलती है।
फिर एक स्टेज आता है ये ट्रांजिशन जोन, इसको हम बोलते हैं मैच्योर स्टेज। अब वो मैच्योर हो गई है, अब वो मटक मटक के चलेगी ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, वो थोड़ा सा मटकेगी, वो और मटकेगी कब, ये इसको बोलते हैं ओल्ड स्टेज। तो ये हो गई सोर्स जोन को बोलते हैं यूथ स्टेज। ये सोर्स जोन, ट्रांजिशन जोन, फ्लड प्लेन जोन ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज याद करने की ज़रूरत है। उनमें कौन कौन से फीचर्स दिखाती है हमारी जो रिवर है वो पढ़ने की ज़रूरत है। अब मैंने आपसे ये बोला कि कोई भी चीज़ हो, ठीक है, रिवर हो, विंड हो, ग्लेशियर हो, ठीक, ग्राउंड वाटर हो, सब कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं। लैंडफॉर्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इरोजनल और डिपोजिशन। इरोजन मतलब तोड़ रहे हैं, डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट कर रहे हैं। तो मुझे बताइए इरोजनल फीचर किस स्टेज में डोमिनेट करेंगे और डिपोजिशनल फीचर किस स्टेज में डोमिनेट करेंगे, बताइए कमेंट में जल्दी से। तो ये मैं गेस कर सकता हूँ कि इरोजन वहाँ पे ज़्यादा होगा, तोड़ाव फुड़ाव वहाँ ज़्यादा हो रहा होगा जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी। यानी यूथ स्टेज में आपके इरोजनल फीचर डोमिनेट करते हैं और मैच्योर और ओल्ड स्टेज में डिपोजिशनल डोमिनेट करते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं। क्यों, रिवर जब यहाँ से चल के आई होगी, बहुत स्पीड में होगी, तब तोड़ ताड़ के लाई होगी, तोड़ ताड़ के लाई होगी, कहीं डिपॉजिट करेगी ना, ये क्या इरोजनल एजेंट हो गया। और यहाँ डिपॉजिट करेगी, यहाँ डिपॉजिट करेगी और यहाँ बहुत भयंकर डिपॉजिट करेगी, जिसको तुम बोलते हो डेल्टा। डेल्टा है क्या, डेल्टा है क्या, डेल्टा ये है जो रिवर डिपॉजिट कर रही है। क्या डिपॉजिट कर रही है, जो सैंड और ये सब मिट्टी बालू जितना सब कंकड़ पत्थर सब लेके आ रही है और जो तुमने फेंका है, गंदगी मचाई है, वो सब इकट्ठा करके वो डालती है, डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा क्या है, डेल्टा डिपॉजिट होने की वजह से बन रहा है, तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होगा। और क्योंकि लास्ट स्टेज में बन रहा है तो ओल्ड स्टेज का फीचर होगा। तो पहले हम रिवर के 3 स्टेजेस के जो फीचर्स हैं उसको देखेंगे और फिर इरोजनल और डिपोजिशनल को अलग अलग देखेंगे। तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं। सीजीएल और सीएचएसएल में अभी रिसेंट में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेज देखें। कल ही हम लोगों ने अपने आईआरएस सेशन में क्वेश्चन किया था, जो लोग रेगुलर होंगे उन्हें पता होगा। यूथ स्टेज में क्या बनेंगे, इरोजनल फीचर बनेंगे। तो इसमें एक बनती वी शेप की वैली, वी शेप की वैली बनती। वैली क्या होती है, घाटी बनती, घाटी होती है, ऐसे करके बनती है। जैसे ये रिवर आ रही है ना, ये जैसे रिवर आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे ऐसे करके जो ऐसे वी शेप की जो वैली बनती है ना, ऐसे वी शेप की, उनको वी शेप्ड वैली बोलते हैं, ठीक है। वी शेप्ड वैली बन गई और गॉर्जियस बन गए। गॉर्जियस क्या होते हैं सर, ऐसे कैनियन बन गए। कैनियन क्या होते हैं सर, वैली ही होती है, घाटी ही होती है। ये वी शेप की वैली हो गई। गॉर्जियस ऐसी होती हैं और कैनियन ऐसे होते हैं, कैनियन ऐसे होते हैं, कैनियन समझ गए कैनियन कैसे होते हैं। ये एकदम वी शेप, इसकी एकदम गॉर्जियस में स्टीप वॉल्स होंगी, खड़ी हुई चट्टानें। इसमें भी ऑलमोस्ट स्टीप है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, स्टेप लाइक वॉल होती है, स्टेप लाइक। बहुत कम ही अंतर होता है गॉर्जियस और कैनियन में, बस इतना अंतर है कि इसका जो ऊपर होता है वो चौड़ा होता है नीचे के कंपैरिजन में, और थोड़ा सा जो उसकी वॉल्स होती हैं स्टेप लाइक्स होती हैं, ख़त्म, ठीक। तो कुछ अलग नहीं है, बस वैलीज़ के ही टाइप्स हैं गॉर्जियस एंड कैनियंस, ठीक है। गॉर्जियस एंड कैनियंस हो गए आपके। वाटरफॉल हो गई, वाटरफॉल तो आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, जलप्रपात, ठीक है। और रैपिड्स हो गए आपके। तो वो ये सब आपको यूथफुल स्टेज में देखने को मिलेंगे। मैच्योर स्टेज में अगर बात करें, मैच्योर में थोड़ा सा रिवर मटक लेती है, मियांडर कर लेती है, ठीक है। ओल्ड स्टेज में अगर बात करें तो ओल्ड स्टेज में भी मियांडर करती है। यहाँ पे बनते हैं ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं सर, यहाँ पे देखो, ये जब रिवर ऐसे मटक रही थी, रिवर जब ऐसे मटक रही थी, यहाँ देखो ऐसे रिवर मटक रही, बहुत ज़्यादा मटकी यहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जुड़ गया, और जब जुड़ गया तो रिवर इतना क्यों जाएगी, रिवर इतना लंबा रास्ता क्यों लेगी, जब यहीं सीधे नहीं निकल जाएगी ऐसे करके। ये हिस्सा अलग हो गया बेचारा, और ये बन गया ऑक्सबो लेक। सिंपल, ऐसे मटक रही थी, ऐसे यहाँ पे मटकी होगी, तो ये क्या होगा कि ये जुड़ गया आपस में, तो ये अलग हो गया, ऑक्सबो लेक बन गया ये, ठीक है। ऑक्सबो शेप का होता है ना, इस वजह से। लेवीज हो गए, लेवीज, फ्लड प्लेन, डेल्टा। डेल्टा तो मैंने आपको बता दिया ओल्ड स्टेज में कैसे बन रहा है। ये लेवीज और फ्लड प्लेन क्या होते हैं, फ्लड प्लेन बाढ़ के क्षेत्र, भाई बाढ़ आएगी रिवर में तो फ्लड प्लेन रिवर के द्वारा ही क्रिएट होगा ना। तो यहाँ पे जो प्लेन्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि बाढ़ आई बहुत ज़्यादा, ऐसे समझो ये रिवर है, ठीक है। बाढ़ आई का मतलब क्या होता है, पानी का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया रिवर में, ठीक है। ज़्यादा हो गया तो रिवर का कुछ इस तरह से मुँह हो जाएगा। पहले अगर ऐसे था तो चौड़ी हो गई ना रिवर। अभी फ्लड का टाइम चल रहा है, बाढ़ का टाइम चल रहा है, बिकॉज मानसून चल रहा है।
जब मानसून चला जाएगा तो फिर से ऐसे हो जाएगी। यहाँ पे कुछ डिपॉजिट हो गया होगा ना अब, जब वो रिवर फ्लड प्लेन चल रहा होगा, तो बस उसी डिपॉजिट को फ्लड प्लेन बोलते हैं, बाढ़ के मैदान बोलते हैं। जब सॉइल पढ़ेंगे ना तो देखेंगे खादर भंगर ऐसे क्रिएट होती हैं। लेवीज़ क्या होते हैं? लेवीज़ भी यही होते हैं। लेवीज़ भी जो ऐसे ऐसे यहाँ पे किनारे किनारे क्रिएट हो जाते हैं, उन्हीं को लेवीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं इरोजनल फीचर को अलग से देख लेते हैं और डिपोजिशनल को अलग से देख लेते हैं। ठीक है, इरोजनल फीचर अलग से देख लेते हैं और डिपोजिशनल को। तो इरोजनल में आपके आ जाएंगे जैसे वी शेप की वैली हो गई। वैली किसी चीज़ की हो, इरोजन की वजह से ही क्रिएट होती है। ठीक है, गॉर्जियस मैंने आपको बताया। ठीक है, कैनियन मैंने आपको बताया, कैनियन। ठीक है, वाटरफॉल मैंने बताया, वाटरफॉल। पॉट होल, प्लंजे पूल। पॉट होल प्लंजे पूल क्या होते हैं? जैसे जब ये ऐसे होता है ना वाटरफॉल, तो वाटरफॉल पानी जोर से गिर रहा है, नीचे गिर रहा है तो गड्ढा नहीं कर देगा यहाँ पे, तो वही होता है पॉट होल। ठीक है, पॉट होल, प्लंजे पूल्स। ठीक, रिवर टेरेसेस हो गए आपके। रिवर टेरेसेस का मतलब क्या होगा? रिवर टेरेसेस, टेरेस का मतलब है छत, ऐसे समझ लो। जैसे कि यहाँ पे जैसे कैनियन के केस में क्या होता है, जैसे रिवर आ रही है, ठीक है, तो जो सॉफ्ट रॉक हैं वो ज़्यादा इरोड हो जाएंगे, हार्ड रॉक इरोड नहीं होंगे, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एक फीचर बन जाएगा, इसको रिवर टेरेस बोलते हैं। ठीक है, इसी को रिवर टेरेसेस बोलते हैं। ठीक, और तो कुछ नहीं, ख़त्म हो गया। एक वैसे मैं और अगर डाइजेस्ट कर पाओ तो ये समझ लो, नहीं तो इसको रहने देना। इंसाइज्ड मिएंडर्स। मिएंडर वैसे तो ये यहाँ पे डिपोजिशनल, वैसे तो अगर मैं बहुत ही डीप में जाऊँ ना तो मिएंडर लैंडफॉर्म होते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं उतना आपको डीप में नहीं ले जाऊँगा, फिर क्यों नहीं होते बताना पड़ेगा, लेकिन उतना नीड भी नहीं आपके लिए। तो जो इंसाइज्ड मिएंडर होते हैं ना वो यहीं पे बन जाते हैं। मतलब सर एक मिएंडर तो ये वाले होते हैं, एक होता है जहाँ पे चट्टानें होती हैं ना, तो चट्टानों में जब मटकती हैं तो उसको इंसाइज्ड मिएंडर बोलते हैं। तो जो चट्टानों को ऐसे मटका देती हैं ऐसे ऐसे करके, दैट इज़ कॉल्ड एज इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मिएंडर। यानी ये इरोजन की वजह से बन नहीं है और ये वाली डिपोजिशन की वजह से। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो। बाकी अब बात करें डिपोजिशनल की वजह से। ठीक है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की अगर बात करें तो डिपोजिशनल में आपके आ जाते हैं, जैसे बात करें एलुवियल, ये फ्लड प्लेन, अभी मैं बात कर रहा था फ्लड प्लेन। ठीक है, डेल्टा हो गए हमारे, डेल्टा हो गए, ऑक्सबो लेक हो गए, ऑक्सबो लेक हो गए, मिएंडर हो गया, ये सब। ठीक, और एलुवियल फैन हो गए। अब मैंने इसीलिए इसको लास्ट में लिखा क्योंकि ये तो तुमको समझा दिया, ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया। अब इसको समझो, एलुवियल फैन क्या होता है, पंखा क्या होता है, एलुवियल पंखा। यहाँ से एक सेकेंड यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो ये आई, ठीक है, रिवर आ रही आ रही आ रही, अब यहाँ पे समतल ज़मीन आ गई, तो यहाँ से बहुत सारा जो लोड कैरी करके लाएगी ना, ऐसे इकट्ठा कर देगी ऐसे फैन के शेप में। याद करो जब तुम गर्मियों में मामा के आपने जाते थे, वहाँ पे हाथ का पंखा मिलता था कि नानी ये देती थी कि डिफरेंट टाइप की, और तुम अपना सेलेक्ट करते थे कि मेरा पंखा ये वाला। ठीक है, तो उसी तरह से ये पंखा बनता है। कैसे? जब यहाँ से रिवर आती है नीचे और समतल में आती है ना, तो इस तरह से ऐसे करके डिपॉजिट हो जाता है और ये फ़ैन का शेप ले लेता है, तो इसको बोल देते हैं एलुवियल फ़ैन। डिपॉजिट होने की वजह से बना ना, तो एलुवियल फ़ैन। सिंपल, डिपोजिशनल में आ रहा है, ख़त्म हो गया। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं सबको? फिर हम और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ लिखवाऊँ ही नहीं बल्कि समझा भी दूँ, और जहाँ पे नहीं समझाऊँगा तो वहाँ ट्रिक बताऊँगा याद करने के लिए। ठीक है, हेलो सर, ये मुझे लूसेंट में नहीं मिल रहा है। लूसेंट में हो सकता है दिया भी ना हो, बट इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और भैया ने बोला कि ये काफ़ी डीप में भी, जैसे सीडीएस वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा पूछा था, और वहाँ पे ये इसके लिए तो मैं 2 लेक्चर लगते हैं। ठीक है, अब क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं पूछा था, लेकिन पूछा जाता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ना पूछा था तो बिल्कुल ना पढ़ाता मैं। ठीक है, ठीक है, एसएससी ने पूछा लूसेंट में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर मैं बैच में चीज़ें करवा रहा हूँ तो आपकी फिर कोई भी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल बुक आपको करने की ज़रूरत है। सिर्फ आप अगर नोट्स ही पढ़ोगे और पीवाईक्यूज़ जो मैं आपको, जैसे आप में से काफ़ी लोग जैसे 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ अभी ये करना है, और जब मैं पीवाईक्यू पार्ट 3 स्टार्ट करूँगा तो वो आपको देखना है। जब ये लेक्चर बैच हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो वो करना है, कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा आपको जीके में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद अगर आपका नंबर नहीं बन रहा है तो भारतवर्ष में किसी का नंबर नहीं बनेगा, ये मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक, ऑक्सबो लेक में रिपीट करते हैं। ऑक्सबो लेक देखो, मियांडर कोई रिवर कर रही है ऐसे ऐसे ऐसे, जब मान लेते हैं बहुत मियांडर कर रही है, बहुत ज़्यादा मियांडर कर गई, तो ये टच कर जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये जो रिवर जा रही थी, ये रिवर जा रही थी ऐसे करके, वो अब ऐसे जाएगी सीधे, ना कि यहाँ पे घूम के जाएगी। ठीक है,
जैसे तुमने घर में कभी पानी फैला होगा ना, तो ऐसे जब पानी फैलता है, जैसे तुम ऐसे करके इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो तो पानी ऐसे फैल जाने लगता है ना, ये पार्ट अलग हो जाता है अगर तुमने कभी हरकत की हो तो। अच्छा थोड़ा लिखने का टाइम दें। अच्छा ठीक है, मैं तो स्पैम क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल अंकित, मेच्योर और ओल्ड में ही आएगा डिपोजिशन। सीडीएस के लिए अभी संगम इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, बट उसको क्या करना, आप यहीं से पढ़ो ना। सर इज़ दिस बेनिफिशियल फॉर बिहार दरोगा? अब देखिए सचिन जी, बिहार दरोगा में थोड़ा सा देख लीजिए किस तरह का था। मैंने बिहार दरोगा का नहीं देखा है पेपर, ठीक है। प्लंज पूल क्या होते हैं, मतलब पूछोगे मानोगे नहीं है। मैं सोच रहा था इसी में समझ जाओ तुम, है ना, पॉट होल में। लेकिन होता तो अलग है पॉट होल प्लंज पूल। पॉट होल होता है कि जब झरना गिरता है तो जो गड्ढा होता है पॉट होल, ठीक है, या फिर उसको प्लंज पूल बोलते हैं। और पॉट होल जो ऐसे क्रिएट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लो ऐसे उठी हुई थोड़ी सी चट्टान है, पानी यहाँ से आएगा, पानी यहाँ से आएगा, पानी यहाँ से आएगा, यहाँ गिरेगा तो हल्का हल्का गड्ढा करेगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो जो हमारे रोड्स में होते हैं ना पॉट होल, वैसे ये गड्ढा छोटा सा क्रिएट हो जाएगा, उसको पॉट होल बोलते हैं, ठीक है। और वो प्लंजे पूल होता है। मैंने दोनों को एक ही में समेटने की कोशिश करी थी, बिकॉज इस तरह से डिफिनेशन देके वो नहीं पूछता है आपसे। वो प्लंजे पॉड नहीं होता, पूल होता है वो, प्लंजे पूल्स, ठीक है, पॉड नहीं होता वो। इरोजनल में लास्ट ऑप्शन क्या है? इरोजनल में लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट रिवर टेरेस, TERRACE, रिवर टेरेस। ये ऐसे करके जो क्रिएट होती ना, ऐसे ऐसे करके, जो मतलब यहाँ से जब रिवर निकलती तो ऐसे, मतलब एकदम ऐसी शेप में नहीं क्रिएट करती कि एकदम ही मान लो कि पता चले सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा इसी टाइप शेप का क्रिएट होता है। सर डाइवर्जेंट फोर्स की वजह से लैंडफॉर्म बनता है, बट आपने बताया कि प्लेट कन्वर्जेंट से हिमालय बना। चंदन जी आप कंफ्यूज कर गए, कंफ्यूज ऐसे कर गए। मैंने बोला था डाइवर्जेंट फोर्स की वजह से क्रस्ट, न्यू क्रस्ट क्रिएट होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कॉन्वर्जेंट से नया जो एग्जिस्टिंग क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय होता है ना। तो जब ये दो प्लेट मिली होंगी ना चंदन जी, तो एक प्लेट उठ गई और एक प्लेट धंस गई, तो ये जो एग्जिस्टिंग क्रस्ट था पहले से वो डिस्ट्रॉय हो गया। इस वजह से उसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। वो अंदर धंस गया, वो पिघल गया होगा और लावा बन गया होगा, ठीक है। लेकिन डाइवर्जेंट में क्या होता है, जब ऐसे निकलती हैं तो अंदर से जो मैग्मा निकलता है उसकी वजह से जो क्रिएट होता है, जैसे कि हमारी ये मिड अटलांटिक रिज, वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से बनी है। शायद अब आप समझ पाए होंगे। सर आपके जैसे टीचर कैसे बने? अच्छा चलिए आगे बढ़ें। व्लादिमीर पुंटू बोल रहे हैं कि आप हमें इग्नोर करते हैं, तुम इग्नोर करने वाले मटेरियल हो। अभी आगे बढ़ते हैं, ग्लेशियर, ठीक है। ग्लेशियर पे आते हैं। अब ग्लेशियर कौन कौन से लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं? तो भाई ग्लेशियर भी लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं। ग्लेशियर बहुत भारी होते हैं, बहुत भारी होते हैं। ये आपको पता है, माउंटेनियस इलाकों में रहते हैं ग्लेशियर्स। ये ग्लेशियर्स ऐसे धीरे 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 खिसकते हैं, किसी को दिखता नहीं है, बट धीरे 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 खिसकते हैं। और जब धीरे 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 यहाँ से खिसकना चालू करते हैं तो जहाँ पे मौजूद होते हैं, अब यहाँ पे इमेजिन करो, यहाँ पे ग्लेशियर है, धीरे धीरे खिसकना चालू करेगा। उसका वेट बहुत ज़्यादा है, वेट बहुत ज़्यादा है, तो खिसक रहा है तो अंदर खर 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 फ्रिक्शन करेगा, फ्रिक्शन करेगा, फ्रिक्शन को ऐसे तोड़ देगा जहाँ पे मूव कर रहा है। क्रिएट हो गया सर, बधाई हो, ठीक। अब क्योंकि सर का ऐसे गड्ढा क्रिएट हो गया तो इन दोनों साइड ऐसे ऐसे खड़ी चट्टानें क्रिएट हो गई होंगी। लो भैया बन गई सिरेटेड रिजेस, इनको बोलते हैं सिरेटेड रिजेस। इसमें ऐसा जो सींग टाइप बन गया उसको हॉर्न बोल दिया, खत्म खत्म। इन्हीं को जो जो ऐसे ऐसे आज सबको दिख रहे हैं, या तो इनको एरीट बोल देते हैं या सिरेटेड रिजेस बोल देते हैं, एरीट्स और सिरेटेड रिजेस, ठीक। ये यहाँ पे क्या बन गई? वैली बन गई, वैली टाइप बन गई यहाँ पे ऐसे, ठीक है, घाटी बन गई, जैसे रिवर बना रही थी घाटी, ठीक। अब यहाँ पे सारे रिवर, यहाँ पे सारे ग्लेशियर आ रहे हैं, सारे ग्लेशियर आ रहे हैं और एक साथ मूव करना चालू हुए। यहाँ तो मेन वैली क्रिएट हो जाएगी, यहाँ यहीं तो मेन वैली क्रिएट होगी। यहाँ पे तो एक ग्लेशियर, यहाँ एक ग्लेशियर, यहाँ ग्लेशियर, सारे मिल गए यहाँ पे। आओ भाई एक साथ चलते हैं, ले भैया। यहाँ पे हमेशा वो हो रहा है, नहीं यहाँ पे ज़्यादा गहरी वैली क्रिएट होगी। अब गहरी वैली क्रिएट होगी तो ये वाला हिस्सा उठा हुआ होगा, चलो भाई ये वाला हिस्सा उठा हुआ होगा थोड़ा सा, ये ज़्यादा नीचे धंसा हुआ होगा, इसको हैंगिंग वैली बोल देते हैं, लटकती हुई वैली ये हो जाती है, ख़त्म। किसी कोई दिक्कत? तो यहाँ पे इसके अगर मैं इरोजनल लैंडफॉर्म लिखने जाऊँ
तो क्या हो जाएंगे, याद करो, अब इमेजिन करो ग्लेशियर खिसका था, जैसे ये माउंटेन था ऐसे करके, तो ग्लेशियर खिसका था तो ऐसे ऐसे हल्का सा यहाँ गड्ढा क्रिएट कर दिया, सर्क, सरक सरक के सर्क क्रिएट कर दिया, ठीक। अड्डी क्रिएट कर दी, अड्डी जिसको बोल सकते हैं रिजेस, सिरेटेड रिजेस या फिर अरिट्स, और इसके जो पॉइंटेड समिट्स क्रिएट हो गया उनको बोल दिया हॉर्न्स, ठीक है। ये मेन वैली में जब मिले तो पेक इन्होंने खुद की वैली क्रिएट की, हैंगिंग वैली, ठीक है। ये मेन वैली में क्रिएट करे तो उनको बोल देते हैं ग्लेशियल वैलीज, ग्लेशियल वैलीज। ख़त्म हो गया, ले क्या ही था, ठीक। अब इसके डिपोजिशनल देख लेते हैं, क्या देखेंगे डिपोजिशनल, तो डिपोजिशनल पता है कैसे याद करो, डिपोजिशनल के लिए ट्रिक है, इधर आओ इसको ऐसे याद करो कि मुरैना वालों को, मुरैना तो जगह पड़ती है, आई होप पता है सबकी, को नहीं पता, मुरैना एक जगह पड़ती है यहाँ पे यूपी एमपी के पास में, ठीक है। भिंड जो इलाका है, भिंड वहाँ पे, भिंड जो कि मध्य प्रदेश में, उसी के पास में पड़ती है मुरैना, ठीक है। तो मुरैना के लोगों को इश्क हो गया है और वो ड्रम बजा रहे हैं ग्लेशियर में बैठ के, मुरैना से मोरेन, इश्क से इस एस्कर्स, और ड्रम से ड्रमलिन, ये तीनों हो गया डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ख़त्म। एक और होता है, वैसे याद करना चाहो तो कर लो, वैसे तो शायद ही पूछे, आउट वॉश प्लेन्स। हो गए याद, कुछ दिक्कत यहाँ तक किसी को, ग्लेशियर वाले याद हो गए आपको? ग्लेशियर वाले सबको याद हो गए? मुरैना चंबल के पास पड़ता है, बिल्कुल यूपीएन सहारा। एक्चुअल में जो मेरा बर्थ प्लेस है वो भिंड ही है, मुरैना के पास जो पड़ता है, चंबल नदी के पास, बिल्कुल वो मेरा बर्थ प्लेस है। चलो सुरेश रैना को जानते हैं। आज का नाश्ता पीडीएफ नहीं आ पाया, क्विज तो मिल गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ें, वैलिडिटी 1 ईयर तक रहेगी जब भी बैच में एनरोल करेंगे शुभम जी, ठीक है। भिंडी नहीं भाई, भिंड है उसका नाम। अभी आते हैं लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर कौन कौन से लैंडफॉर्म क्रिएट करती है? अब ग्राउंड वाटर भी बहुत सारे लैंडफॉर्म बनाता है। ग्राउंड वाटर का मतलब है जो ज़मीन का पानी है। अब जो ज़मीन का पानी है वो क्या होता है, ज़मीन का पानी हमारा रिस रिस के ऐसे नीचे जाता है, ठीक है। जो ज़मीन का पानी होता है और वो रिस रिस के नीचे जाता है, और इस तरह के जो लैंडफॉर्म है हमें वो वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो रॉक होती है वो सॉफ्ट होती है। रॉक आपकी सॉफ्ट होती है। रॉक यूजुअली सॉफ्ट वो होती हैं जो डोलोमाइट की बनी होती हैं, जो लाइमस्टोन की बनी होती हैं, जो डोलोमाइट या लाइमस्टोन की बनी होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है आपकी केमिकल वेदरिंग। और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो आपके ये सर्क क्रिएट होते हैं ना, ये हेड्स में क्रिएट होते हैं, हेड्स ऑफ ग्लेशियल वैलीज़ में देखने को मिलते हैं। हेड्स मतलब एकदम ऊपर टॉप पे देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, हेड्स ऑफ ग्लेशियल वैलीज़ में देखने को मिलते हैं, ठीक। बात अगर करें ग्राउंड वाटर की, तो ये केमिकल वेदरिंग की वजह से क्रिएट होते हैं। जो ग्राउंड वाटर होता है जब नीचे रिसता है, तो क्योंकि इतनी सॉफ्ट है हमारी, एक मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इतनी पोली ना, जो सॉफ्ट होती है उसको हम लेमैन टर्म से क्या बोलते हैं, पोली है बहुत, है ना। तो पोलजे क्रिएट हो जाता है, मतलब ऐसे गड्ढा, ठीक है। ऐसे गड्ढे क्रिएट हो जाएंगे तो डोलाइन बोलते हैं इनको, डोलाइन। ये डोलाइन आपस में और ये सिंक होल आपस में क्रिएट हो जाते हैं तो ऊवला मिलते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको याद रखना है, ठीक है। तो इसके जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं इसके द्वारा जो बनते हैं वो हैं पूल, सिंक होल, ठीक है, सिंक होल्स और डोलाइंस और लैपीज, और होते हैं ऊवलास। पूल, सिंक होल, डोलाइन, ये एक ही तरह के फीचर होते हैं। ये आप डोलाइन देख पा रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही पूल बन जाता है। जब ये डोलाइन आपस में ऐसे 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 करके मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक डोलाइन होगा, यहाँ डोलाइन होगा, जब आपस में सब मिल जाते हैं तो ऊवाला बन जाता है। जैसे यहाँ पे एक डोलाइन होगा, यहाँ पे एक डोलाइन होगा, यहाँ पे एक डोलाइन होगा। अगर ये सब आपस में ऐसे ऐसे करके मिल जाएंगे तो एक बहुत बड़ा ऐसे करके गड्ढा टाइप बन जाएगा, और उसको बोलते हैं ऊवलास। या ऐसे याद रखो कि जब डोलाइन बन गया तो कोई एक बंदा खड़ा था और एकदम से ज़मीन धंस गई और बोला ऊवला, ये क्या हो गया, ठीक है, सरप्राइज हो गया वो। तो ऐसे करके आ सकते हैं ऊवला। आपने देखा है कि जैसे जब बारिश होती है तो ज़मीन धंस जाती कहीं कहीं पे, देखा होगा ना आपने, कहीं पे वीडियो देखा होगा या फिर आपने खुद कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने कहीं पैर रखा और एकदम से ज़मीन धंस गई। क्यों धंस गई वो, क्यों धंस गई? क्योंकि वो बहुत ज़मीन वहाँ पे पोली है, यानी कि बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। जब पानी बारिश हुई तो उसने
उसको डिज़ोल्व कर लिया, जो रॉक के जो पार्टिकल्स हैं उनको डिज़ोल्व कर लिया, रॉक को सॉफ्ट कर दिया, इस वजह से ज़मीन धंस जाती है। वो फिर सिंक होल बना देते हैं, डोलाइन बना देते हैं। ऐसे याद रखो कि ग्राउंड में हमने वाटर डाल के एक सिंक क्रिएट किया और सिंक में पूल बना लिया, उस पूल में बैठ के डोल रहे हैं और लैपी चला रहे हैं, नहीं लैपटॉप चला रहे हैं। ग्राउंड में तो ग्राउंड से ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म, हमने सिंक क्रिएट किया, गड्ढा क्रिएट किया, उसको पूल बना लिया, पानी भर लिया, ठीक है, उसमें बैठ के डोल रहे हैं और लैपी चला रहे हैं। और जब वो सारे मिल जाते हैं तो ये हमने देखा कि ऊ वाला, यानी सरप्राइज हो गया, वो कोई देख रहा था तो, ठीक है। और अगर इसमें बात करें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की, तो इसमें जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं वो 3 हैं आपके, स्टैलेक्टाइट, ठीक है, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और पिलर्स। ये 3 लैंडफॉर्म्स हैं, डिपोजिशन की वजह से बनते हैं। यहाँ पे देखिए, जब ऊपर से आ रहा होगा पानी आ रहा होगा, तो उसने क्या किया, उसने ये किया कि जो लाइमस्टोन रॉक थी, डोलोमाइट रॉक थी, उसको डिसॉल्व कर लिया। अब जो डिसॉल्व जिस चीज़ को किया उस चीज़ को कहीं डिपॉजिट करेगी। जैसे हमारी जो रिवर थी जो तोड़ के ला रही थी, वैली क्रिएट कर रही थी, इरोजनल फीचर कर रही थी, वैली क्रिएट कर रही थी, गॉर्जियस कैनियन, वाटरफॉल, उसको आगे जाके कहीं डिपॉजिट कर रही थी। वैसे ही ये जो ग्राउंड वाटर है अंदर जब जाता है तो डिसॉल्व करता जाता है रॉक के पार्टिकल्स को, तो डिसॉल्व करने की वजह से वो अलग तरह के लैंडफॉर्म क्रिएट करता है, पूल, सिंक होल, डोलाइन, लेपीजू वाला, ठीक है। अब इनको कहीं डिपॉजिट करेगा तो ऐसे 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं, या तो वहीं से अगर लटक गया ऐसे करके, इसको बोल देते हैं स्टैलेक्टाइट, स्टैलेक्टाइट, ठीक। और अगर जो नीचे गिर गए, ये जो ऐसे दिख रहे हैं आपको, ये जो ऐसे दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं स्टैलेग्माइट, स्टैलेग्माइट कहलाते हैं ये। और ये दोनों अगर मिल जाते हैं, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, तो बन जाता है खंबा, खंबा, हाँ पिलर, ठीक है। तो ये जो पिलर होता है स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट, ये बनने कैसे बनता है। अब याद कैसे रखें, स्टैलेक्टाइट ऊपर वाला है भाई, ये ऊपर लटक रहा है तो इसको टाइटली पकड़ना पड़ेगा ना, टाइट हो गया तो स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, और दोनों मिल गए तो क्या हो गया, पिलर बन गया, खत्म, ये भी खत्म हो गया आपको, ठीक। अब आते हैं सी वेव, बस 1-2 और बाकी है, एक सी वेव बाकी है और एक वो तो छोटा सा है, सी वेव भी छोटा सा, और वो हवाएं जो चलती है, हवा की वजह से कौन से लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं वो भी छोटा सा है। तो सी वेव की अगर बात करें, जो ये समुद्री वेव्स चलती हैं, ये भी करती हैं क्रिएट, जैसे ये कोस्टल इलाका है, ठीक है, कोस्टल इलाका में क्या होगा कि ऐसे खड़ी चट्टानें क्रिएट हो जाएंगी, तो क्लिफ क्रिएट हो गई, ये क्या है, क्लिफ, ठीक। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे समुद्र के बीच में से चट्टान होगी, ठीक है, तो उसका इरोजन, वेव्स चल रहे होंगे तो ऐसे स्टैक बन जाएगा, ठीक। और जब स्टैक बन जाएगा तो आप मुझे बताओ कि क्या होगा, स्टैक बन जाएगा तो यहाँ पे और वेव चली, ठीक है। मैं आपको ऐसे करके समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा समझिएगा। ऐसे करके एक चट्टान है, मतलब पूरी भरी हुई है, ये पूरी भरी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करके वो करता हूँ, ये पूरी भरी हुई है, ये ऐसे करके भरी हुई है, ठीक। अब यहाँ पे बहुत जोर का है, मतलब पूरी सॉलिड रॉक है ऐसे करके, मतलब इसमें कोई छेद नहीं है रॉक में, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें और जोर की वेव्स चल रही हैं, तो इसको यहाँ पे गड्ढा क्रिएट कर देंगी, यहाँ पे खोखला कर देंगी। तो ये अब जो बचेगा ना, इसमें जो बचेगा वो इस तरह का नहीं बचेगा फीचर, अब ये रॉक इस तरह की कुछ बचेगी, इसको बोलते हैं सी आर्क, इसको बोलते हैं सी आर्क, लिखा होगा यहाँ पे सी आर्क, ठीक है। तो क्लिफ भी क्रिएट हुई, ऐसे खड़ी चट्टान कोस्ट में क्लिफ क्रिएट हुई, आर्क क्रिएट हो गया, ठीक है। पहले स्टैक क्रिएट हुआ, स्टैक से फिर आर्क क्रिएट हुआ, ठीक है। यहाँ पे किनारे में जैसे मान लो कि बहुत जोर की वो चल रही है, ठीक है, मतलब बहुत वेव्स चल रही हैं, तो यहाँ पे केव बन जाएगी, गुफा बन जाएगी। जब यहाँ पे चलेगा इस तरह से वाटर, तो यहाँ पे ऐसे केव बन जाएगी, अंदर आप केव में कुछ भी जाके कर सकते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि आप बीच में गए थे, बीच में घूमने गए थे, गोवा के बीच पे, तो वहाँ पे चट्टान थी, चट्टान के अंदर गुफा थी, और गुफा के अंदर कुछ नहीं था, ठीक है। आपको बाहर इमेजिन करना है कि सी आर्क, ऐसे सी स्टैक बना हुआ था और फिर सी आर्क बन गया वहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे डिपॉजिट कुछ होगा, डिपॉजिट भी होगा, ये हो गया आपका डिपोजिशनल फीचर, जैसे कि स्पिट हो गया, यहाँ पे लिखा नहीं है सारे डिपोजिशनल फीचर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से, इरोजनल और डिपोजिशनल अलग से। इसी वजह से मैं अपना, आपको टाइम इतना लग रहा है, देखो मैं लिखवा देता सिंपल कि इरोजनल होता है, डिपोजिशनल होता है, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगना था, ठीक है। मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको वो दिमाग में चीज़ सेटल हो जाए, वो सारी चीज़ें आप समझ जाएँ, ठीक है। अगर आपके सामने आए कि हाँ यार, सॉरी पूल लिख रहा हूँ, पूल तो उसमें था, अगर मैं बोलता हूँ रिजेस क्रिएट हुआ, ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूंगा, आप रिकॉल करिएगा, अभी ये ख़त्म हो जाने दीजिए, बस 2 मिनट का और बाकी है, फिर उसके बाद मैं पूछूंगा, आप खुद ही अपने आप रिकॉल होने लगेंगे आपको, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस चीज़ को मैंने आपके समझा के उस चीज़ को बताया, तो आपके दिमाग में एकदम सेटल हो गया। अगर मैं जैसे मैंने बोला सिंक होल, तो आपको पता है सिंक में हमने क्या किया था, ग्राउंड में हमने सिंक क्रिएट किया था, ग्राउंड में, तो नहीं ग्राउंड वाटर का लैंडफॉर्म है वो, ठीक है। तो अगर इरोजनल की अगर बात करें तो आपका सिंक होल हो गया, ठीक है, सिंक होल हो गया।
अरे यार क्या मैं बात बात बोल रहा हूँ, ये तो ग्राउंड वाटर का ना हम लोग पढ़ रहे हैं, किसका हम लोग पढ़ रहे हैं, सी वेव का, ठीक है। तो और एक चीज़ ग्राउंड वाटर में एक चीज़ मैं बताना यहाँ पे भूल गया कि जो ग्राउंड वाटर के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं इनको हम कार्स्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, अगर कभी पूछ ले कि कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है, तो जो ग्राउंड वाटर में लैंडफॉर्म बनते हैं उनको कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी? बिकॉज ये तरह के जो लैंडफॉर्म होते हैं हमें ये कार्स्ट रीजन में देखने को मिलते हैं। कार्स्ट रीजन ये हमें एड्रियाटिक सी, मेडिटेरेनियन सी के पास रीजन देखने को मिलता है, उसको कार्स्ट रीजन बोलते हैं बिकॉज वहाँ की रॉक डोलोमाइट और लाइमस्टोन की बनी हुई, बहुत सॉफ्ट। तो अगर ऐसे फीचर देखने हैं तो वहाँ जाइए। इंडिया में सर, इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, साउथ इंडिया में थोड़ा सा, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, यहाँ पे हमें थोड़े से देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। चलिए ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी आते हैं इस पे, ठीक है। तो इसके इरोजनल और डिपोजिशन लिखते हैं। तो इरोजनल इसके हो जाएंगे जैसे क्लिफ हो गई आपकी, ठीक है, क्लिफ हो गया, केव हो गया, स्टैक हो गया, ये सब क्या है, ये इरोजनल है। बात अगर करें डिपोजिशनल की, तो डिपोजिशनल में आप क्या आ जाएंगे, बीचेस, जो बीच होती है। अब बीच क्या होती है, बीच में जो सैंड पड़ी होती है, रेत पड़ी होती है, रेत डिपॉजिट हुई होगी ना, ठीक है। सैंड ड्यून्स क्रिएट हो गए। बार, ऐसे याद देखो गोवा के बीच में गए और वहाँ पे बार्स हैं काफ़ी बीच में, ठीक है, बार्स हैं वहाँ पे, है ना, वहीं पे हमें देखने को मिलते हैं बार। और उसके लिए बैरियर हमारे मम्मी पापा बने हुए, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, वो बार में जाने के लिए बैरियर हमारे बने हुए मम्मी पापा, ठीक है, बैरियर, ठीक है, ठीक है। और स्पिट को आप कैसे भी आ जा सकते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे जब वहाँ पे जाएंगे हम लोग बीच में, तो वहाँ पे हमें स्पिट नहीं करना है, ठीक है। वैसे होते क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके बने हुए हैं, ये सब कहलाते हैं जैसे बैरियर, बार, स्पिट वगैरह, ठीक है। आपको सुना ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत है सॉरी, है नहीं, बिकॉज पूछता नहीं उतना आपसे, ठीक है। तो क्लिफ समझा दिया, केव, स्टैक, बीच में आप गए, ठीक है, वहाँ पे बार्स खुले हुए हैं, बैरियर है आपके हमें ऊपर, वहाँ पे जाके स्पिट नहीं करना, और ड्यून्स, ठीक। अब आखिरी पे आ जाते हैं, दैट इज़ लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय विंड, जो हमारी विंड क्रिएट करती है। तो विंड की वजह से जो हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे कि पेडी प्लेन बन गया, ठीक है, पेडी प्लेन बन गया, प्लायाज बन गए, ठीक है, और केव्स यहाँ पे बन जाती हैं, लेकिन ये पूछेगा नहीं क्योंकि ये सी में भी बनती है ना, तो बनती यहाँ पे भी के हैं और डिफ्लेशन ऑलोज वगैरह, लेकिन पेडी प्लेन और पलाया बस तुम दो याद रखना, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। पेडी प्लेन मतलब प्लेन जब क्रिएट हो जाता है, हवाएं चलती हैं और यहाँ पे अगर मान लेते हैं धूल वूल होती है तो हट जाती है, तो पेडी प्लेन क्रिएट हो जाता है। वैसे तो एक्चुअल में होता ये है कि जैसे यहाँ पे जो डेजर्ट में माउंटेन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो जहाँ बहुत जो थोड़े से हल्के से जो माउंटेनियस टाइप उठे हुए इलाके होते हैं, वो होते हैं माउंटेनियस टाइप, रॉकी टाइप, तो हवा चलती है बहुत जोर की और ये इनको सपाट कर देते हैं, तो जो प्लेन क्रिएट होते हैं तो पेडी प्लेन कहलाते हैं। पलाया होता है जैसे ये सनतन ज़मीन है, ठीक है, हवा चली हल्का सा ऐसा करके वो गड्ढा क्रिएट कर दिया, यहाँ पानी भर गया और इसको बोल देते हैं पलायास, ठीक है। अब आते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। डिपोजिशनल के होते हैं जैसे कि और इसी में यहाँ मशरूम रॉक रख लेना, ठीक है, मशरूम रॉक, मशरूम रॉक हो गई, पेडेस्ट्रियल रॉक हो गई, ठीक है, पेडेस्टल रॉक हो गई, ये सारी टाइप की रॉक आपकी इसी में आती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, ये आपकी मशरूम रॉक, ये क्या है कि जब हवा चलती है तो इसका नीचे का हिस्सा क्या हो गया, ये डेजर्ट है आपका। डेजर्ट में यूजुअली देखने को मिलते हैं ये विंड की वजह से ज़्यादातर हमें लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं ना, वो डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं, बिकॉज विंड वहीं पे स्पीड में चलती है। अब यहाँ पे विंड कहाँ स्पीड में चलेगी, घर बने हुए इतने ज़्यादा, ठीक है, विंड बेचारी चल ही नहीं पाएगी, विंड यहाँ पे चलेगी अच्छे से कायदे से, बिकॉज यहाँ पे एकदम सुनसान है। तो यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ हट जाएगी यहाँ से और ये मशरूम शेप की रॉक क्रिएट हो जाएगी। तो मशरूम रॉक हो गई, पेडेस्ट्रियल रॉक हो गई, ये सब आपके विंड की वजह से क्रिएट होते हैं। अभी सीजल 2023 में या फिर 23 या फिर अभी हम लोग PYQ सेशन में कर रहे थे, मशरूम रॉक किस में क्रिएट होती है, तो इरोजनल लैंडफॉर्म विंड की वजह से, ठीक है। डिपोजिशनल की अगर बात करें तो सैंड ड्यून क्रिएट होती हैं। सैंड ड्यून दो तरह की हो सकती हैं, एक को बोलते हैं बर्चन, हो सकता है प्रोनाउंस मैं गलत कर रहा हूँ बट स्पेलिंग यही होती है, BARCHANS, और सीफ, ये आप जो देख पा रहे हैं ये है बर्चन एंड सीफ। बर्चन जैसे कि ये जब हवा चलती है ना ऐसे करके, तो ये धूल, ये जो सैंड है ना जो डिपॉजिट हो जाती है उसको बर्चन बोलते हैं, ठीक है। और सीफ इज़ लाइक अ ठाकुर जिसका एक हाथ गायब है, ठीक है, तो ये वो बर्चन है जिसका कि एक विंग गायब है, ठीक है, बर्चन इसको बोलते हैं। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस बर्चन और सीफ याद रखना। ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में ख़त्म चैप्टर, ख़त्म चैप्टर। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग, अब मैं यहाँ पे कुछ लैंडफॉर्म लिखूंगा जल्दी जल्दी और वो आपको रिकॉग्नाइज करना है वो किससे हैं, ठीक। हिंदी में मेनली इनको यही बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में मेनली इनको यही बोलते हैं, जो यहाँ पे जैसे स्टैक को स्टैक ही बोलते हैं। GOT में केव होता है सी वेव्स का, अच्छा GOT में होता है, गेम ऑफ थ्रोन्स पे है।
अच्छा सिंघभम नहीं तो सिंघभूम होता है मिर्ची, ठीक है, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन। लगून, लगून आपका एक डिपोजिशन कैसे बन जाएगा, डिपोजिशन में हम रखेंगे प्रशांत, ठीक है, लगून को डिपोजिशन में रखेंगे। बच्चन एंड सैफ अली खान, हाँ ये भी याद आ सकता है, बच्चन और सैफ अली खान, हाँ ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप बताइएगा जल्दी से। कूपन कोई नहीं है शुभम सी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ, आप बताएंगे ये किसके द्वारा क्रिएट होता है, ठीक है। पहला है आपके लिए हॉर्न, दूसरा है आपका लैपी, ठीक है, तीसरा है आपका ऑक्सपोलेक्स, ठीक, चौथा है आपके लिए स्टैक, ठीक है, पांचवा है आपके लिए स्टैलेग टाइट। बताइए क्या होगा आंसर। हॉर्न किसके से क्रिएट हो रहा है, हॉर्न, हॉर्न क्रिएट हो रहा था ग्लेशियर में, ठीक। लैपी हम लोग कहाँ चला रहे थे, हमने ग्राउंड में क्या क्रिएट किया, सिंक क्रिएट किया, सिंक क्रिएट किया, सिंक होल क्रिएट किया, ठीक। और हमने उसमें पूल बना लिया और हम उसमें बैठ के डोल रहे हैं और लैपी चला रहे हैं, डोल से डोलाइन और लैपी से लैपी। लैपीज पेवमेंट भी आ सकता है, लैपीज जब बहुत सारे बन जाते हैं तो लैपी पेवमेंट बन जाता है, ठीक है। ऑक्सबो लेक अगर बात करें, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक ऐसे जब रिवर मियांडर करती है तो ऐसे ऑक्सबो लेक बन जाता है, रिवर बनाती है। कब बनाती है, ओल्ड स्टेज में बनाती है, जब ओल्ड स्टेज में पहुंच जाती है। मियांडर भी मैच्योर या ओल्ड स्टेज में बनते हैं। एक रिवर है जो अपने यूथफुल स्टेज में मियांडर करती है, कोई बताएगा। एक रिवर है जो अपने यूथफुल स्टेज में मियांडर करती है, उसका नाम क्या है, ठीक है। स्टैक कहाँ पे क्रिएट हो रहा था, स्टैक ऐसे क्रिएट हो रहा था सी वेव्स में, ठीक है, सी वेव्स में। और सी वेव्स फिर इसी स्टैक को बदल रही थी, सी आर्क में बदल रही थी। क्लिफ क्रिएट हो रही थी, क्लिफ क्रिएट हो रही थी, सब इरोजन की वजह से क्रिएट हो रहे थे, डिपोजिशन की वजह से। चलो भी आगे देखेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे स्टैलेक्टाइट ग्राउंड वाटर, ठीक है। ये सब, ये भी किसकी वजह से, ग्राउंड वाटर की वजह से। ये भी किसकी वजह से, ग्राउंड वाटर की वजह से। स्टैलेक्टाइट जो टाइटली ऊपर पकड़े हुए, स्टैलेगमाइट जो ऊपर से उठ गया, दोनों मिल गया, पिलर बन गया, खंबा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ और लिखता हूँ, जल्दी से बताइएगा। ड्रमलिन, ड्रमलिन्स बताइए। एलुवियल फैन बताइए। और अगर कोई रिवर का लैंडफॉर्म आपको दिखे तो उसका स्टेज भी लिखिए। ड्रमलिन हो गया, एलुवियल फैन हो गया, बैरियर हो गया, बैरियर, बार, स्पिट, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप बताइए सीफ कहाँ पे देखने को मिलेगा, बर्चन कहाँ पे देखने को मिलेगा। और बस। तो ड्रमलिन, ड्रम कौन बजा रहे थे, इश्क में बजा रहे थे मोरेना के लोग ग्लेशियर में बैठ के, ठीक है। तो ये किसका होगा, ये होगा ग्लेशियर का लैंडफॉर्म। एस्कर, ड्रमलिन, मोरेन और आउटवॉश प्लेन ग्लेशियर के लैंडफॉर्म है। एलुवियल फैन, पंखा बन रहा था जब रिवर जो है ऊपर से आ रही थी और यहाँ पे सारा कुछ डिपॉजिट कर रही थी, इस शेप में एलुवियल फैन बन रहा था, रिवर कर रही थी। यूजुअली यूथफुल स्टेज में आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा यूथफुल टू मैच्योर में। बैरियर, बार, स्पिट, हमें बीच में जाना था, बीच में जाना था, बीच में यानी सी वेव्स, हमें बीच में जाना था और उसके लिए बैरियर बने हुए थे हमें यहाँ पर, ठीक है। और बार और स्पिट, ठीक है, बार वहाँ पे खुले हुए थे। सीफ और बर्चन, ठीक है, बच्चन और सैफ अली खान, ठीक है, ये विंड के जैसे क्रिएट हो रहे थे। जो बर्चन था वो इस तरह का होता है, सीफ इस तरह का होता है, पॉइंटेड विंग्स होती हैं, और इसमें सीफ में एक ही होता है। याद हो गया आपको। अब ये है तो इतना सा, है तो इतना सा, देखो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मुझे इतना टाइम इसलिए लग गया ताकि आपको समझाने के लिए, नहीं तो मैं लिख के, वैसे तो मैं फिर PDF भी शेयर कर देता, आपको पढ़ाने की क्या ज़रूरत थी। इसी वजह से मैंने इस चीज़ का लेक्चर रखा ताकि मैं आपको कायदे से समझा सकूं, ठीक है। और यहाँ पे आज PYQs नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आते नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि मतलब वही है ना कि काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा MCQs नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन मेन पर्पस ये है कि अगर आता है तो आपसे गलत ना हो, और आते भी हैं। जैसे अभी मैंने बताया, कल ही हम लोगों ने PYQ में किया ये कि ऑक्सबो लेक और मियांडर को मैच करवाना था, इनमें से कौन सा यूथफुल स्टेज में, कौन सा मैच्योर स्टेज में। जैसे मियांडर को उसने यूथफुल स्टेज में लिख दिया था। और एक ही रिवर है जो यूथफुल स्टेज में मियांडर करती है और उसको बोलते हैं झेलम, ठीक है। झेलम आपकी यूथफुल स्टेज में मियांडर करती है, ठीक। जो जिनका भी मेंस का एग्जाम है, इस चैप्टर को मैं बोलूँगा, अगर आप लेक्चर ले रहे हैं तो बस एक बार रिवाइज करिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर पे, बट
सिंपल सी बात ये है कि अगर मैंने इसको करवाया तो मतलब क्वेश्चन आते हैं। मैं बोल रहा हूँ ओवर फोकस नहीं करना है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं मंडे को और अब देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट करेंगे। देखते हैं यार, क्योंकि अभी जो इक्का दुक्का मेन टॉपिक बचे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ओशन करंट हो गया, आपका क्लाइमेट हो गया, जो कोएपन क्लासिफिकेशन वगैरह होता है, ठीक है। तो वो थोड़े से टॉपिक बचे हैं, हो सकता है कि मुझे 2 लेक्चर और लगें इसको पूरा ये वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करने में। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा इंडियन ज्योग्राफी आपकी, ठीक है। बिकॉज ज्योग्राफी काफ़ी बड़ा है। अब अगर मुझे कम टाइम में करवाना, कम टाइम का मतलब ये भी नहीं, काफ़ी स्टूडेंट को ये लगता है कि सर सीजीएल मेंस के वजह से जल्दी करवा रहे हैं। सर जल्दी वल्दी कुछ नहीं है। पहली बात तो आपको पुश करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। आराम आराम से चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अभी तक यही दिक्कत थी आपके साथ जीके के साथ कि आप आराम आराम से कर रहे हैं, आराम आराम से कर रहे हैं, पीछे का भूल गए, टाइम भी इतना चला गया और उतना ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव हो भी नहीं पाया। तभी आप पुश करिए, थोड़ा सा पुश कर लीजिए, ठीक है। तो उससे हो गया, चीज़ें जल्दी भी खत्म हो जाएंगी और सिर्फ मैं वही चीज़ें करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आती हैं, इसलिए भी हमें कम टाइम लग रहा है। तो ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ हम मतलब तेज़ी से भाग रहे हैं। आपको अगर आपको समझ ना आया हो तो आप बताइए, ठीक है। कितनी देर तक पब्लिक रहेगा? 15-20 मिनट तक चेतन जी। साइक्लोन भी बिल्कुल एसएमजी साइक्लोन भी करेंगे, और ये साइक्लोन वगैरह, साइक्लोन वाटर, ये सब एक ही लेक्चर में मतलब ख़त्म, मतलब 2 लेक्चर लग जाएंगे इसके लिए, साइक्लोन, ओशन करंट और ये सब के लिए, ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ पे मेंस वाले? मेंस वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? सीपीयू से पहले मनजिंदर सिंह जी, सीपीयू से पहले 7 दिन हैं तो नहीं हो पाएगा, मतलब पूरा तो नहीं हो पाएगा। हाँ, काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, ऑलमोस्ट 90% तो हो ही जाएगा। आया ओके, चंदन है, पूर्वा, अच्छा कैसा क्या चल रहा है आप लोगों का? और जो मेंस वाले उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी आप ये जो पीडीएफ मिलती है नाश्ता पीडीएफ, इसको आप पूरी तरह से अभी बंद कर दीजिए, ठीक है। एमसीक्यूज़, जैसे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर एमसीक्यू स्टेटमेंट वाले डालिए, तो बिल्कुल अभी एक बार ये 30 ये मतलब ये सितंबर खत्म होने दीजिए, नहीं सीपीओ एग्ज़ाम खत्म होने दीजिए, फिर एक्सक्लूसिवली उसी के लिए ही मैं टारगेट करूँगा, ठीक है। जो भी कुछ भी आएगा वो एक्सक्लूसिवली उसी के लिए टारगेटेड रहेगा, सीजीएल मेंस के लिए ही। अच्छा, बिना स्टेनो के लिए, ओके। तो एक्सक्लूसिवली उसी के लिए टारगेटेड रहेगा, तो वहाँ करेंगे। मेंस आधे से ज़्यादा है, हाँ मुझे पता है, उसके लिए टारगेट रहेगा। तो अभी आप नाश्ता पीडीएफ बंद कर सकते हैं, ठीक है, बंद कर दीजिए। एमसीक्यूज़ जो आपको मिलते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, जो मैं अपलोड करता हूँ सुबह जल्दी, तो उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं दिन के किसी भी टाइम आपको लगता है फ्री हैं आप, तो उनको अटैम्प्ट कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ अगर एक्स्ट्रा उसको नोट कर लीजिए, बाकी जो भी अभी आप कर रहे हैं उसको रिवीजन करते रहिए, और जो नाश्ता पीडीएफ उसको बंद कर दीजिए। कारण बताता हूँ क्या है। कारण ये है कि देखो, स्टैटिक आपने जितना पढ़ना था मेरे अकॉर्डिंग आपने पढ़ लिया, उसको रिवाइज़ करो। बिकॉज दिल्ली पुलिस का भी यहाँ होगा, चिराग सिंह, ठीक है। तो जितना आपने स्टैटिक पढ़ना था वो पढ़ लिया है, उसको रिवाइज़ करो। बिकॉज पिछला वाला जो मेंस हुआ था उसमें उतना ज़्यादा वेटेज नहीं था अगर हम देखें तो, ठीक है, स्टैटिक का। तो हम कोई पंट भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, कि भाई बेट ले रहे हैं कि भाई बिल्कुल ही नहीं पढ़ के जा रहे हैं। अब इतना आपने पढ़ लिया, अब उसी को रिवाइज़ करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। बाकी अब आपको बाकी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे जो अगर हो रहा है, यहाँ से आप क्लास ले रहे हैं, अगर आप पीवाई की सीरीज़ देख रहे हैं तो, ठीक है, पीवाई की सीरीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है, पीवाई की सीरीज़ करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब नाश्ता पीडीएफ आप स्किप कर सकते हैं जो मेंस वाले हैं। बाकी सबको करनी, सबसे मेरा मतलब है सीपीओ, स्टेनो, दिल्ली पुलिस जो 2024 को टारगेट कर रहे हैं, उनको ना तो पीवाईक्यू सीरीज़ करने की ज़रूरत है, ना पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत है। एमसीक्यू आप अटैम्प्ट कर सकते हो मॉर्निंग टेलीग्राम पे। क्यों? क्योंकि जब पार्ट 3 स्टार्ट होगा तो वो 2024 के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए स्टार्ट होगा, पार्ट 3 होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको नहीं फालतू बोलूँगा ये भी कर लो वो भी कर लो, सब कुछ कर लो, ठीक है। मेंस वालों को नहीं करना है अभी नाश्ता पीडीएफ, ठीक है। पीवाईक्यू सीरीज़ का जो रिवीजन होता है वो आप कर सकते हो, लाइव लेना, रिकॉर्डेड लेना आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे भी आप चीज़ों को कर सकते हो समझने के पर्पज़ से, बिकॉज स्टैटिक का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहा था मेंस में, इसलिए मैं उस चीज़ को बोल रहा हूँ आपसे। ज्योग्राफी के बाद अंकुर केमिस्ट्री होगा, और वो मेंस वालों के लिए बता दूँ कि ज्योग्राफी तो हो ही जाएगा, केमिस्ट्री भी हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री नहीं भी हो पाता हिस्ट्री, तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक 1 शॉट लेक्चर आपके लिए करवा दूंगा। बिकॉज मैंने बोला 1 शॉट लेक्चर्स आएंगे सीजीएल मेन से पहले, एक लेक्चर में पूरा ज्योग्राफी रिवीजन करेंगे, जो जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सब का, ठीक है। एक में रिवीजन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, लिमिट तो है, तो उसमें मैं वो करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट, जैसे रिवर सिस्टम हो गया, ठीक है, इंडिया एंड इट्स लोकेशन हो गया, कुछ कोएपन क्लासिफिकेशन हो गया, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली, ठीक है, वो टॉपिक्स हम करेंगे। और भले लंबा होगा लेकिन एक लेक्चर में पूरा ज्योग्राफी, एक लेक्चर में पूरा पॉलिटी, एक लेक्चर में पूरा इकोनॉमिक्स, एक में पूरा बायो, एक में पूरा फिजिक्स, एक में पूरा केमिस्ट्री, एक में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि एंशिएंट और मिडिवल अपने आप से थोड़ा सा तैयार करके रखना, बिकॉज उतना तो नहीं हो पाएगा बैच में अगर मैं बात करूँ, ठीक है।
फिर भी मैंने आपसे इतना बोला था कि पॉलिटी हो जाएगा और ज्योग्राफी हो जाएगा और इकोनॉमिक्स हो जाएगा और एक साइंस का सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। आप देख सकते हो, आप पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बायो हो गया, ज्योग्राफी भी हो जाएगा और केमिस्ट्री भी हो जाएगा। मतलब साइंस के एक नहीं 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ तक कि मैं कोशिश करूँगा मॉडर्न हिस्ट्री भी मैं आपका एक अगर नहीं हो पाएगा स्टार्ट, उतना नहीं हो पाएगा तो मैं एक लेक्चर में आपको करवा दूंगा पूरा, ठीक है। तो उसका आप मॉडर्न हिस्ट्री का चिंता बिल्कुल मत करो, अगर आपने नहीं किया वो आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। मतलब किया तो होगा आपने थोड़ा बहुत, तो बाकी आप एंशिएंट और मेडिवल अपने आप से तैयार कर लो, ठीक है। आज IRS नहीं होगा, आज निट्टो का होगा, ठीक है। और मेंस वालों को निट्टो मिस नहीं करना है, ठीक है। आप PYQ मिस कर सकते हो, रिविजन मिस कर सकते हो, बट डू नॉट मिस द निट्टो वाला लेक्चर, ठीक है। आप PYQ मिस कर सकते हो बट नॉट दैट, राइट। आर्डेंट आप किस एग्ज़ाम के लिए बात कर रहे हो वो भी थोड़ा लिख देते तो बेटर होता। कि IRS लेना है किसके लिए, IRS लेना किसके लिए वर्दी है, IRS लेना उसके लिए वर्दी है, बहुत ज़्यादा वर्दी है। जो भी CPO के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है, जो स्टेनो के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है, और जो CGL मेंस में जा रहे हैं उनके लिए भी वर्दी है, ठीक है। बस ये है कि हाँ, मैं इसलिए थोड़ा सा वो बोलता हूँ कि CGL मेंस में आपने देखा होगा स्टैटिक होता रोल नहीं रहा है, मतलब पिछले वाले में अभी तो एक ही हुआ है, तो ट्रेंड बता पाना तो मुश्किल है कि नहीं भाई ये आएगा ही नहीं स्टैटिक, ये तो बोल पाना किसी के लिए भी काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमने इतने स्टैटिक पढ़ लिए कि वो ठीक है। तो CPO स्टेनो और मेंस के लिए है, ठीक है। और निट्टो वाला जो करना है वो मेंस वालों को करना है। अगर आप CPO स्टेनो के लिए जा रहे हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और जो CPO स्टेनो के लिए जा रहे हैं उनको PDF नाश्ता PDF करना ही करना है, वो तो मस्ट है। जो जा रहे हैं उनके लिए MCQs और PDF वाली, ठीक है, और वो जो MCQs मिलते हैं और वो करने हैं, ठीक है। और PYQ का लेक्चर वो रिवीजन, भले आप ये वाला मिस कर दो लेक्चर जो अभी मैं ले रहा हूँ 11 बजे वाला, ये आप मिस कर दो CPO स्टेनो वाले, बट टेलीग्राम का MCQ PDF जो मिलती नाश्ता वाली और PYQ सीरीज़ का लेक्चर रिवीजन उसको मिस मत करना। भले ये मिस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैं बोलूँगा कि अगर CPO स्टेनो दे रहा हो बंद कर दो इसको, ठीक है। जैसे अगर मैं रिवर सिस्टम पढ़ाऊँगा, इंपॉर्टेंट है तो आ जाना देख लेना, लेकिन अभी उसी को बार बार रिवीजन करो। स्टेनो वालों के पास टाइम है, वो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। अभी बंद करना चाहते हो कर दो, बाद में देख लेना, ठीक है, अगर बाकी एग्जाम्स के आगे प्रिपरेशन करोगे तो। सर्कल DDA का एग्ज़ाम आई वांट अ ब्लेसिंग, बिल्कुल ब्लेसिंग है सबा चौधरी जी। नहीं आकाश, मैंने ये नहीं देखा अभी। से सिलेबस कर लिया तो 1 to PYQ बैच करें, बिल्कुल। अगर आपने सिलेबस कर लिया तो बिल्कुल। काफ़ी लोग काफ़ी एग्ज़ाम का पूछते रहते हैं सर, नाबार्ड का एग्ज़ाम ये वो, काफ़ी इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो देखो मैंने सारे एग्ज़ाम का तो इतना डीप में वो नहीं है कि मैंने हर का पेपर देखा और एनालाइज़ किया, तो मैं कोई फालतू का स्टेटमेंट नहीं दूंगा, नहीं सब के लिए ही इक्वली है। हाँ, अगर मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, अगर रिवर सिस्टम है तो रिवर सिस्टम से फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। अब लैंड फॉर्म मैंने पढ़ाया तो SSC CGL या फिर उसके नीचे लेवल का लेवल किसी में बैठ जाना, क्वेश्चन फंसेगा यहीं से, बाहर ही नहीं जा सकता। अब CDS में अलग है, UPSC का पूछने का लेवल अलग है, वो डेफिनेशन देगा और आपको पहचानना होगा बैरियर की डेफिनेशन है कि बाहर की स्पिट की। लेकिन वहाँ पे SSC लेवल पे या फिर अगर किसी और लेवल पे आ रहा है तो इससे आपका हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब वो आप देख लो अपना देख के कि कैसा क्या पेपर है, थोड़ा आपको भी खुद से डिसीजन लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, है ना। करंट अफेयर की क्विजेस की भी मैं लिंक डाल दूंगा, बिल्कुल। थैंक यू। मिलते हैं शाम को निट्टो सीरीज़ के लेक्चर के साथ, और बाकी मंडे को ये होगा आपका लेक्चर, है ना, मंडे को। थैंक यू।